नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकुल खंडेलवाल आज आप लोगों को दादा भाई नौरोजी के बारे में बतला रही हूँ। दादा भाई नौरोजी का जन्म 4 सितंबर 1825 को हुआ था। उनके पिता बम्बई के खदक नामक स्थान में एक छोटे से मकान में रहते थे और पुरोहिताई करते थे, तो इससे बहुत कम ही इन्हें आय हो पाती थी और घर की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय थी। उसके बावजूद जब दादाजी नौरोजी 4 वर्ष की अवस्था के थे, तभी उनके पिता का स्वर्गवास भी हो गया। यद्यपि पारसियों में विधवा विवाह की व्यवस्था उस समय थी, परंतु दादा भाई की माता माणिक बाई ने पुनर्विवाह करना पसंद नहीं किया। उन्होंने आजीवन वैधव्य में रहकर अपने परिश्रम के बल पर अपनी संतान को लिखा पढ़ाकर योग्य बनाने में ही अपने जीवन की सार्थकता समझी। जिस समय दादा भाई नौरोजी का जन्म हुआ था, उस समय भारतीय समाज एक ओर सतीदाह और नरबली जैसे अंधविश्वासों में डूबा हुआ था, तो दूसरी ओर ईस्ट इंडिया कंपनी का कुशासन जनता को अन्याय एवं शोषण की चक्की में पीस रहा था। चोर, लुटेरों और अपराधियों की बहुलता से जनजीवन आरक्षित एवं आतंकित बना हुआ था। ऐसे समय में जन्म ले करके दादा भाई जब कुछ करने और कहने योग्य हुए, तभी उन्होंने अपनी वाणी, कलम और कार्यों द्वारा भारत की सोई हुई जनता को जगाना आरंभ कर दिया। दादा भाई की शिक्षा का प्रारंभ नेटिव एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित स्कूल से हुआ और शीघ्र ही अपनी योग्यता के कारण वे एलिफंस्टन संस्थान द्वारा स्थापित कॉलेज के लिए चुन लिए गए। दादाजी बहुत कुशाग्र बुद्धि के थे, हर कक्षा में प्रथम आते थे। उन्होंने आरंभ से लेकर अंत तक अपने शिक्षा काल में इतने पारितोषिक तथा छात्रवृत्तियां पाई कि गुरुजन उन्हें एक असाधारण छात्र मानने लगे थे। शिक्षा समाप्त कर कार्य क्षेत्र में उतरने का विचार बनाते ही बम्बई सचिवालय ने उन्हें अपने यहाँ एक अच्छे पद तथा वेतन पर आमंत्रित किया, किंतु दादा भाई का ध्येय पद एवं पैसा कमाना नहीं था। वे राष्ट्र अथवा समाज का हित साधना चाहते थे। अतएव उन्होंने उस बंधनपूर्ण सचिवालय के पद पर जाने से इनकार कर दिया और नेटिव एजुकेशन सोसाइटी के तत्वावधान में चलने वाले स्कूल में सहायक अध्यापक का पद स्वीकार कर लिया। उनके इष्ट मित्रों ने उनके इस फैसले पर नाराजगी भी जताई, तो उन्होंने कहा कि यद्यपि वह पद महान और अधिकारपूर्ण होता और वेतन के रूप में जो राशि मिलती वह भी अपेक्षाकृत बहुत अधिक होती, किंतु यथार्थ में वह पद दास्ता के सिवाय और कुछ न होता। उसमें वैतनिक आधिक्य के बदले में सारी स्वाधीनता, चिंतन और राष्ट्रीय सेवा की सारी भावनाएं दहन हो जाती, जो मेरे जीवन की सबसे बड़ी असफलता होती। उनके इस उच्च विचारों को सुनकर सभी मित्र जो थे उनके बड़े प्रसन्न हुए। दादा भाई को प्रथम भारतीय प्राध्यापक होने का गौरव प्राप्त हुआ। वे ही प्रथम भारतीय हैं जिन्हें सर्वप्रथम भारतीय जनता के सामाजिक, बौद्धिक और राजनीतिक विकास के लिए अनेक संस्थाएं स्थापित करने का श्रेय प्राप्त हुआ। वे ही प्रथम भारतीय हैं जिन्हें ब्रिटिश संसद का सदस्य होने का भी सम्मान प्राप्त हुआ। दादा भाई अध्यापन काल में केवल संबंधित विद्यालय तक ही सीमित नहीं रहे, वरन वे बचे हुए समय में समाज में जाकर उसकी दशा को देखते थे। उन्होंने अनुभव किया कि शिक्षित माताओं, बहनों और पत्नियों के अभाव में समाज में विकास की बात तो दूर, परिवार तक में कोई प्रगति नहीं हो पाती। अतः उन्होंने अनेक विद्यार्थियों तथा अध्यापकों को साथ लेकर स्त्री शिक्षा संबंधी एक संस्था संगठित कर ली। साथ ही अपने लेखों और भाषणों द्वारा लोगों को स्त्री शिक्षा के प्रति जागरूक करने लगे। दादाजी जब स्त्री शिक्षा संबंधी सद्विचार लेकर लोगों के पास जाते, तो लोग सहसा आपे से बाहर हो जाते थे और कह देते थे, आप हमें गलत सीख देने के लिए आए हुए हैं। कई जगह तो उन्हें और उनके कार्यकर्ताओं को लोगों ने मकान की सीढ़ियों से धक्का तक दे दिया, परंतु दादा भाई इनसे विचलित नहीं हुए और अपने कार्यकर्ताओं को भी समझा बुझा कर शांत करते थे।
दरअसल शताब्दियों से पिछड़े समाज में स्त्री शिक्षा का विचार सर्वथा नया विचार था। अतः उन्होंने समाज द्वारा मिलने वाले अप्रिय व्यवहार और असहयोग को अपना जीवन संघर्ष ही बना लिया। धीरे धीरे एक दो करके लोगों ने उनकी प्रार्थना का स्वागत करना शुरू कर दिया और अनेक घरों में कन्याओं की कक्षाएं चलने लगी। अब अगला कदम कन्या पाठशाला का निर्माण करने का था। जगह जगह से चंदा आदि एकत्र कर यह समस्या भी उन्होंने सुलझाई। अब धीरे धीरे लोग उन पर बहुत भरोसा भी करने लगे और अपने घर की बच्चियों को पाठशाला पढ़ने भेजने लगे। इस प्रकार बम्बई में और बम्बई के माध्यम से भारत में स्त्री शिक्षा का दीप, जो एक युग से आंधी और तूफानों से बुझ चुका था, पुनः प्रज्वलित हो उठा। स्त्री शिक्षा के पश्चात दादाजी ने प्रौढ़ों को भी शिक्षित करने की ठानी। इस बार उन्होंने बम्बई की ज्ञान प्रसारक मंडली का सहयोग लेना वांछनीय समझा और उससे संपर्क स्थापित कर अपने उद्देश्य में सम्मिलित हो गए। प्रौढ़ों को शिक्षित करने के लिए 3 विधियां काम में लाई गई। एक तो घर जाकर प्रेरणा प्रसार करके, दूसरा सभा या व्याख्यान द्वारा और तीसरा साक्षरता और शिक्षा द्वारा। इसके लिए भी प्रारंभ में उन्हें तथा उनके सह कार्यकर्ताओं को बहुत संघर्ष झेलना पड़ा, बहुत विरोध झेलना पड़ा, परंतु उन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और अंततः इस क्षेत्र में भी सफलता हासिल की। प्रौढ़ शिक्षा की सायंकालीन पाठशालाएं लगने लगी। पढ़ाने वालों लोग तो आते ही थे, उनमें दादा भाई प्रमुख व्यक्ति थे और इनकी प्रेरणा से और भी बहुत लोग आने लगे। सामाजिक सुधार के साथ साथ उनका ध्यान भारत की गिरती दशा पर भी गया। उन्होंने देखा कि कंपनी के अधिकारी भारत में अपने शासन द्वारा भारत का शोषण ही अपना लक्ष्य मानते थे। भारतीय समाज जितना अधिक पिछड़ा, अशिक्षित, अंधविश्वासी, अज्ञानी, असंगठित और सोया रहे, कंपनी का हित उतना ही अधिक था। अतः उन्होंने उस दिशा में भी सुधार की आवश्यकता का अनुभव किया, परंतु इसके लिए कोई कार्यक्रम बनाना एक साहसपूर्ण कदम उठाना था। दादा भाई में उस साहस की कोई कमी नहीं थी और वे शासनिक सुधार हेतु आवाज उठाने के लिए उपयुक्त अवसर की खोज में तत्पर रहने लगे। ब्रिटिश संसद की ओर से भारत में शासन करने के जो अधिकार कंपनी को मिले थे, उनकी अवधि समाप्त हो गई थी। कंपनी के अधिकारियों ने वह अवधि 20 साल और बढ़ाए जाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया हुआ था। उस पर ब्रिटिश संसद में विचार होना था। कंपनी शासन में सुधार हेतु यही उपयुक्त अवसर था। इस समय यदि इंग्लैंड की सरकार को यह सुझाया जा सकता कि भारत में कंपनी का शासन भारत के हित में नहीं है, तो निश्चय ही उसकी शासन अवधि नहीं बढ़ाई जा सकती, और यदि इतना भी ना हो तो कम से कम कंपनी शासन में सुधार की व्यवस्था तो की ही जा सकती थी। अब दादा भाई के सामने यह प्रश्न था कि किस प्रकार इंग्लैंड की सरकार का ध्यान कंपनी के कुशासन की ओर आकर्षित किया जाए। इतना बड़ा कार्य अकेले तो किया नहीं जा सकता था। अतः उन्होंने बम्बई की जनता को लेकर एक ऐसा संगठन बनाया जिसकी सम्मिलित आवाज ब्रिटिश संसद तक पहुंच सके। दादा भाई के प्रचार और प्रयत्न से जनता में राजनीतिक चेतना का सूत्रपात हुआ। उन्होंने सुअवसर देखकर बम्बई एसोसिएशन नाम की एक संस्था स्थापित की, जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता को हितों की रक्षा करना और सुधारों की आवाज को आवश्यक स्थानों तक पहुंचाना था। अब इस एसोसिएशन की ओर से ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत करने के लिए एक मसौदा तैयार किया, जिसकी मुख्य 2 धाराएं थी। एक तो यह कि भारत में अंग्रेजी शासन पद्धति प्रबुद्ध ढंग से बनाई जाए, और दूसरी यह कि सिविल सर्विस और विधान परिषदों में भारतीयों को भी प्रवेश करने दिया जाए। भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए दादाजी का यह क्रांतिकारी कदम था और उसकी प्रतिक्रिया इंग्लैंड की जनता में हुई। वहाँ के अधिकांश समाचार पत्रों ने इन मांगों के अनाधिकार चेष्टा बताया, इन मांगों को कि ये तो बेकार है, अनाधिकार चेष्टा है, और उसका उपहास किया और बड़ी कड़ी आलोचना भी की। पर दादाजी निराश होने वाले व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने पुनः जनता में धुआंधार प्रचार करना शुरू कर दिया। उन्होंने लोगों को यह समझाया कि मुझे आशा ही नहीं, दृढ़ विश्वास है कि अधिक दिनों तक हमारी उचित मांगों को दबाया नहीं जा सकता।
सत्य और सत्य प्रयत्न जो होते हैं वो कभी निष्फल नहीं होते। इसी क्रम में दादा भाई ने विरोधियों को उत्तर देने और जनता को जागरूक बनाए रखने के लिए एक समाचार पत्र की भी आवश्यकता महसूस की। देश में उस समय जो समाचार पत्र प्रकाशित हो रहे थे उसकी नीति कंपनी सरकार को खुश रखना था। अतः दादा भाई के विचारों और उद्देश्यों में सहयोग करने में वे डर रहे थे। दादा भाई इतनी अमीर तो नहीं थे, इतने उनके पास इतना पैसा भी नहीं था कि वे अपने पास से समाचार पत्र निकाल सकते। अतः इस पुण्य कार्य में सहयोग देने हेतु देश के धनाढ्य व्यक्तियों का उन्होंने आह्वान किया। दादा भाई की अपील में इतनी मार्मिकता और राष्ट्रीय वेदना थी कि धन जुटाने में देर न लगी और वे राष्ट्र गुफ्तार, इसका नाम है सत्यवक्ता नाम का एक समाचार पत्र छापना प्रारंभ कर दिया और उसके अवैतनिक संपादक भी ये बन गए। अब वे दिन में तो 2 कॉलेजों का काम करते और रात में समाचार पत्र का संपादन और उसके लिए लेख इत्यादि लिखा करते थे। इस प्रकार मैंने अविरल काम किया करते थे। दादाजी के इस समाचार पत्र के जरिए जनता में न केवल राजनीतिक चेतना का संचार हुआ बल्कि समाज में व्याप्त अंधविश्वासों, अज्ञान, अन्याय और रूढ़िवाद की जड़ें भी हिलने लगी। इतना ही नहीं, दादा भाई के प्रचार से प्रभावित होकर जॉन ब्राइट, जोसेफ ह्यूम और रिचर्ड काउडेन जैसे प्रबुद्ध नागरिकों ने यहाँ तक कह डाला कि भारत पर अंग्रेजों का जो शासन है वो अनुचित है। उन लोगों ने इंग्लैंड में भारतीयों के हितों की रक्षा के लिए भारतीय सुधार समिति नामक एक संस्था स्थापित की और उसके द्वारा इंग्लैंड में नागरिक आंदोलन प्रारंभ कर दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि ब्रिटिश संसद को भारतीयों के बहुत से अधिकार मानने पड़े। दादा भाई के प्रयत्नों की यह एक और बड़ी सफलता थी, जिसने उन्हें भारतवर्ष में ही नहीं इंग्लैंड में भी प्रभावपूर्ण ख्याति का अधिकारी बना दिया। अपनी इन सफलताओं के आधार पर दादा भाई ने गंभीरतापूर्वक विचार कर यह निष्कर्ष निकाला कि यदि जी जान से प्रयत्न किया जाए तो भारत को विदेशी शासन से भी मुक्त कराया जा सकना असंभाव्य नहीं है। और ऐसा विचार कर उन्होंने चाहा कि यदि उनको इंग्लैंड में अपना कार्य क्षेत्र बनाने का अवसर मिल जाए तो भारत को स्वाधीनता की ओर तथा इंग्लैंड को उसके समर्थन की ओर अग्रसर करना आसान हो जाएगा। प्रभु कृपा से उन्हें यह अवसर भी मिल गया। कामा भाइयों ने इंग्लैंड में अपने व्यापार की एक शाखा खोलने का विचार किया और चाहा कि दादा भाई वहां उनके साझेदार होकर चले जाएं। दादा भाई ने यह उनका प्रस्ताव जो था वो स्वीकार कर लिया और अपने समाचार पत्र राष्ट्र गुफ्तार का दायित्व एक सिंडिकेट को सौंपकर वे इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड में जाकर वे सारे समय व्यापार में ही नहीं लगाते थे, वरन व्यापारिक कामों में आवश्यक समय देने के पश्चात वे बचे हुए समय में देश हित के लिए कार्य करते थे। इसी बीच अफीम के व्यवसाय और कतिपय व्यापारिक अनैतिक कुछ कर रहे थे वो लोग, जिसके कारण दादा भाई का कामा भाइयों से विरोध हो गया और उन्होंने उनका साथ छोड़कर अपना अलग से स्वतंत्र व्यवसाय कपास का प्रारंभ कर दिया और जल्द ही अपनी साख पूरे बाजार में जमा ली। समाज सेवा और व्यापारिक संबंधों ने दादा भाई को इतना महत्वपूर्ण बना दिया कि वे भारत के औपचारिक राजदूत माने जाने लगे और पार्लियामेंट में उनकी आवाज़ के अर्थ लगाए जाने लगे। उन्होंने अपनी सारी योग्यता, सारा पैसा, सारा प्रभाव और सारा संपर्क न केवल इंग्लैंड की ही बल्कि स्कॉटलैंड, आयरलैंड आदि उसके भाग विभागों की जनता को भी भारत के पक्ष में जगाना शुरू किया। उनके प्रयत्न सफल हुए और ब्रिटिश जनता भी भारतीय मांगों के पक्ष में खड़ी होने लगी। अब दादा भाई ने अनुभव किया कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में उनका अपना कोई प्रतिनिधि होना आवश्यक है। अस्तु वे इंग्लैंड में एक चुनाव क्षेत्र बनाने में संलग्न हो गए। उन्होंने डब्ल्यू बनर्जी को साथ लेकर लंदन इंडियन सोसाइटी नामक एक संस्था स्थापित की। इस संस्था के सहयोग से उन्होंने ब्रिटिश जनता की अभूतपूर्व सेवा की, जिसके फलस्वरूप हालवर्न निर्वाचन क्षेत्र की जनता ने स्वयं उन्हें ही ब्रिटिश संसद के उम्मीदवार की हैसियत से खड़ा किया, किंतु इस बार वे सफल न हो सके।
तथापि वे निराश न हुए और अगले चुनाव की तैयारी करने लगे। अगले चुनाव के लिए उन्होंने फिन्सबरी निर्वाचन क्षेत्र चुना और अपने सहयोगियों की सहायता से प्रचार में संलग्न हो गए। मतदाताओं ने दादा भाई की योग्यता को समझ लिया था। इस बार वे उस क्षेत्र से अपने विरोधी उम्मीदवार कैप्टन पेंटन को हराकर सफल हो गए। अब सामान्यतः लोगों ने अनुमान लगाया कि दादा भाई ब्रिटिश संसद के सदस्य हो जाने के बाद देश की सारी समस्याएं भूल जाएंगे और अंग्रेजों के प्रभाव में आकर अपनी स्थिति और प्रतिष्ठा की सुरक्षा में ही लग जाएंगे। किंतु लोगों का यह अनुमान सर्वथा गलत निकला। जिस देश हित के लिए वे ब्रिटिश संसद की सदस्यता उन्होंने स्वीकार की, उसी में सारी शक्ति के साथ वे लग गए। ब्रिटिश संसद में दादा भाई ने कदम कदम पर भारत में अंग्रेजी राज्य और उसकी गलत नीति और उसकी समर्थक इंग्लैंड की सरकार को सख्ती से हर उस प्रस्ताव से रोकने का भरसक प्रयत्न किया जो भारतीयों के हित में हानिकारक हो सकता था। उन्होंने भारत की गरीबी, उसके कारणों और निवारण पर ऐसे सारगर्भित भाषण दिए कि न केवल संसद के ही कान खड़े हो गए, बल्कि इंग्लैंड की जनता की दृष्टि में भारत में अंग्रेजी शासन और उसकी रीति नीति ग्रेट ब्रिटेन के गौरव के विरुद्ध अनुभव की जाने लगी। साथ ही उसका बल पाकर भारत में स्वाधीनता के अंकुर फूटने लगे और भारतीय स्वाधीनता की भावनाएं जल्द ही कांग्रेस के रूप में बोलने लगी। दादा भाई जब तक इंग्लैंड में रहे कांग्रेस के संबंध बनाए रखे और सदैव उसके विकास के लिए प्रयत्न करते रहे। बहुत बार वे कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर प्रतिष्ठित किए गए। जब जब दादा भाई ने कांग्रेस का अध्यक्ष पद संभाला, तब तब उसे एक नया जीवन, नई दिशा और विशेष बल प्रदान किया। उन्होंने राजनीति में जिस सत्य और अहिंसा का अवलंबन लिया था, उसको आजीवन निभाया। दादा भाई जब इस संसार से विदा हुए तो उन्होंने एक ऐसे महान व्यक्ति को अपना मंत्र दिया जो उसकी नीति का सच्चा उत्तराधिकारी था, और वे थे महात्मा गांधी, जिन्होंने सत्य और अहिंसा की नीति को आगे बढ़ाकर भारत को उसकी स्वाधीनता तक पहुंचा दिया। जून 1917 में जब वे लगभग 93 वर्ष की अवस्था के थे, उनका स्वर्गवास हो गया, परंतु अपने जीवन काल में उन्होंने भारत और भारतीय जनता की इतनी सेवा की जिसको भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने अपने दीर्घ जीवन में जितना सम्मान, जितनी ख्याति और अविरल सेवाओं का जितना पुण्य अर्जित किया, उतना संसार में बिरले लोग ही अर्जित कर सके हैं। उनके महान कार्यों को दृष्टि में रखकर उन्हें अभिनव भारत के पितामह, भारतीय स्वाधीनता के जनक और भारत के वयोवृद्ध महापुरुष आदि आदर सूचक संबोधनों के साथ स्मरण किया जाता है, जो सर्वथा उचित ही है। धन्यवाद।